जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है अन्याय। अब शुरू करते हैं कहानी। मम्मी जी आप यहाँ बैठी हैं, मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ, क्या कान में रुई डाल रखी है? दो चार बुढ़िया मिलती नहीं कि जमघट लगाकर बैठ जाती हैं। इतना ही दुख बांटने का शौक है तो उनके घर क्यों नहीं चली जाती हैं? है हिम्मत उनमें कि एक वक्त का खाना खिला दे आपको, खुद उन्हें सूखी रोटी मिलती होगी। आपको क्या खिलाएगी? खाने के लिए तो यही दरवाजा मिलता है। सुनैना अपनी सास राधा जी से कहती है। बेचारी राधा जी इधर उधर देखी, फिर धीरे से बोली, क्या हुआ बहू, कुछ काम था क्या? मैंने बाहर झाड़ू भी लगा दिया, कपड़ों को भी सूखने के लिए दे दी हूँ। कमरे में अकेले बैठे बैठे मैं उब गई थी तो यहाँ आकर बैठ गई। सुनैना बोली, देखो तो बोल तो ऐसे रही है जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी इन्होंने उठा ली है। अगर वो काम हो गए थे तो इतना भी आपसे नहीं हुआ कि कम से कम कमरे की साफ सफाई ही कर दे? पूरे दिन खाती रहती हैं और एक जगह बैठी रहती हैं, तभी तो आपको गैस बनता है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हैं? मैं स्नान कर ली हूँ, आप भी नहा लीजिए, और बाथरूम बहुत गंदा हो गया है, उसे साफ कर दीजिएगा। इतना कहकर सुनैना बिना उनकी बात सुने वहां से चली गई। राधा जी बोली, पर मैं तो सुबह ही स्नान कर लेती हूँ, अब बाथरूम साफ करूंगी तो फिर दोबारा से स्नान करना पड़ेगा। ये हर रोज 2 बार नहाने के चक्कर में मेरे कमर की हालत खराब हो गई है। इतना कहकर उन्होंने पहले कमरे की सफाई की, फिर बाथरूम साफ करने चली गई। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनैना अपने कमरे में कान में ईयरफोन लगाकर आराम से गाने सुन रही थी। बाथरूम से राधा जी बोली, थोड़ा ठहर जाओ, बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं कि भाग सकूं। तभी उधर से आवाज आई, माँ आप बाथरूम की सफाई कर रही हैं? आज तक तो आपने कभी घर में झाड़ू तक नहीं लगाया, और अब ये सब? आखिर घर के लोग सब हैं कहाँ हैं? और क्या इसी दिन के लिए भैया आपको अपने साथ रखना चाहते थे? राधा जी का छोटा बेटा मुकेश बोला। अचानक बेटे को देखते ही राधा जी फूट फूट कर रोने लगी, मानो बहुत दिनों बाद कोई अपना मिला हो। बेटे ने माँ को गले से लगाया। माँ के पूरे कपड़े गीले थे। बेटे ने सहारा दिया, कमरे तक ले गया, फिर बोला, माँ मैं थोड़ा भाभी से मिलकर आता हूँ, तब तक आप कपड़े बदल लीजिए। राधा जी बोली, बेटा उसे कुछ मत कहना, ये मैंने उसके कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से किया है। मुकेश बोला, माँ आप कपड़े तो बदलिए, मैं बस भाभी का हाल चाल लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो सुनैना के कमरे की तरफ गया। भाभी, ओ भाभी, आपकी हालत तो माँ से भी खराब लगती है, तभी तो आप यहाँ आराम से गाने सुन रही हैं और माँ बाथरूम की सफाई कर रही है। सुनैना मुकेश को देखकर चौंक गई। मुकेश ने कहा, अरे भाभी इतना भी क्या आराम करना, आखिर आपको भी तो बुढ़ापे में अपने बेटे के घर का बाथरूम ही साफ करना है। सुनैना बोली, अरे देवर जी आप कब आए? आपने आने की खबर भी नहीं दी, अगर बताए होते तो मैं आपके स्वागत के लिए दरवाजे पर होती। और ये क्या कह रहे हैं? मुकेश बोला, मेरी छोड़िए, आपने मेरी माँ की ये क्या हालत कर दी है? आपको शर्म नहीं आई मेरी माँ से बाथरूम साफ करवाते हुए? सुनैना बोली, अरे देवर जी इतना क्यों भड़क रहे हैं, आराम से बैठकर चाय पानी पी लीजिए, फिर बातें करते हैं। और वैसे भी यह काम मैंने मम्मी जी को नहीं कहा था, वह अपनी मर्जी से कर रही थी। गुस्से में मुकेश वहां से अपनी माँ के कमरे में चला गया। माँ के पास आकर मुकेश बोला, मैं जब भी आपको फोन करता था और हाल समाचार पूछता था, आप कैसी हैं, क्या आप मेरे पास आकर रहना चाहेंगी, तो आप बात को टाल देती थी। आखिर क्यों? माँ बेटे के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, मेरे लाल छोड़ो इन बातों को, तुझे देखे हुए कितना समय हो गया, और ये क्या तुमने आने की खबर तक नहीं दी? तभी सुनैना आई, बोली, मम्मी जी क्या सच में आपको भी नहीं पता था, या फिर आपको पता होगा पर आपने मुझसे नहीं बताया? राधा जी कुछ कहती उससे पहले मुकेश बोला, अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खबर दी, वरना सच्चाई कैसे पता चलती। अरे मेरी माँ इस घर की मालकिन थी, बाबूजी के रहते मजाल नहीं था कि मेरी माँ अपने हाथ में झाड़ू भी ले। आज बाबूजी की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा। और माँ आप कब से ये सब काम करने लगी? अपनी तकलीफ कम से कम अपने बेटों को तो बताइए, क्या भैया को ये सब पता है? राधा जी बोली, बेटा घर का काम करने में क्या ही तकलीफ होगी, अब तुम गुस्सा थूक दो और ये बताओ आरती बहू और बाबू कैसे हैं? मुझसे मिलने वो लोग कब आएंगे? मुकेश बोला, माँ आपके ये हाथ हमें आशीर्वाद देने के लिए हैं, बाथरूम साफ करने के लिए तो हम हैं,
और फिर हमारी कमाई किस काम की जब आपको ये सब काम करना पड़े। और आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, वो पहले आपके पास ही आना चाहती थी, पर उसकी माँ की भी तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा पहले अपने मायके 1-2 दिन रह लो, फिर आराम से माँ के साथ रहना। राधा जी बोली, बहुत अच्छा किया बेटा। अगर दूसरे की माँ के दर्द को तुम महसूस करते हो, इसका मतलब मेरी परवरिश रंग लाई। मुकेश ने तुरंत अपने बड़े भाई रंजन को फोन किया और अपने आने की खबर दी। आधे घंटे में ही रंजन ऑफिस से आया। मुकेश को गले लगाते हुए वो बोला, तुमने आने की खबर भी नहीं दी कि अचानक चले आए। मुकेश सुनैना की तरफ देखते हुए बोला, अगर बताकर आता तो कुछ राज पर पर्दे हमेशा पड़े रह जाते। राधा जी झट से बोली, अब दोनों भाई आए हो तो अच्छी अच्छी बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। मुकेश आश्चर्य से माँ की तरफ देखने लगा तो सुनैना झट से बोली, अरे मम्मी जी, आप चाय कब बनाती हैं? जो आज बनाएंगी मैं बनाती हूँ। इतना कहकर वो रसोई की तरफ चली गई। दोनों बेटों को अपने पास देखकर राधा जी के मन को सुकून मिल रहा था। रात के खाने पर जब सब एक साथ बैठे थे, राधा जी अपने कमरे में थी। मुकेश ने इधर उधर देखा और बोला, माँ क्यों नहीं आई? तभी सुनैना का बेटा राहुल बोला, दादी तो सबके खाने के बाद खाती है। मुकेश बोला, ऐसा क्यों? राहुल बोला, दादी को बर्तन भी तो धोना होता है। सुनैना झट से उसका मुंह बंद करते हुए बोली, ये लड़का कुछ भी बोलता है, चुपचाप से खाना खाओ, मैं दादी को बुलाकर लाती हूँ। सुनैना राधा जी के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी जानती है ना, बुढ़ापे में लोगों को कितनी परेशानियां होती है। अगर आप अपने घर की छत के अंदर रहना चाहती हैं तो अपना मुंह बंद करके रखिएगा। चलिए और सबके साथ खाना खा लीजिए। राधा जी चुपचाप जाकर बेटे के साथ बैठ गई। रात में राधा जी जब लेटी थी, मुकेश उनके पैरों को दबा रहा था। राधा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुकेश बोला, माँ आखिर बात क्या है, आप बताती क्यों नहीं है? राधा जी ने देखा, दरवाजे पर कान लगाए सुनैना सुन रही थी तो वो बोली, नहीं नहीं बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। कितने दिनों बाद तुम्हें देखती हूँ। फिर वो माँ के पास ही सो गया। अगले दिन रोजाना की तरह राधा जी झाड़ू लेकर बाहर साफ करने लगी। झाड़ू की आवाज से मुकेश उठकर बैठ गया और अपनी माँ के हाथ से झाड़ू लेकर बोला, माँ ये संजोग नहीं हो सकता, इसका मतलब आप रोजाना ये सब काम करती हैं? राधा जी बोली, नहीं बेटा, खाली बैठी थी तो सोचा लगा देती हूँ। मुकेश जोर से चिल्लाने लगा, भैया, ओ भैया, भाभी, बाहर निकलिए। रंजन आंख मलते हुए बाहर आया और बोला, क्या शोर मचा रखा है मुकेश? मुकेश बोला, क्या आपको पहले से पता है कि माँ घर के काम करती है? रंजन बोला, अपने घर के काम करने में हर्ज क्या है? मुकेश बोला, आश्चर्य की बात है भैया, माँ की उम्र देखिए, क्या वो बाथरूम साफ करने या बाहर झाड़ू लगाने लायक है? अरे जिस औरत से ठीक से चला नहीं जाता उसे आप लोग ये सब काम लेते हैं। माँ के आराम के लिए आप एक काम वाली नहीं रख सकते? क्या फायदा ऐसे बेटे का? रंजन बोला, मुकेश तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो और पैसे पैर पर नहीं आते हैं। कल तुमने अपनी भाभी से भी बदतमीजी की और आज मुझसे कर रहे हो। और माँ को जब कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या परेशानी है? मुकेश बोला, शर्म नहीं आती अपनी माँ के लिए ये कहते हुए? और आपको पैसों की दिक्कत क्यों हो रही है, जबकि मैं ना तो ऊपर वाले कमरे का किराया लेता हूँ, ना अनाज पानी घर का लेता हूँ, सब कुछ माँ की वजह से छोड़ रखा है। ऊपर से बाबूजी का पेंशन भी आता है। अरे इतने में तो माँ बिना बेटे बहू के भी आराम से रह सकती है। तभी उधर से राधा जी की छोटी बहू आरती अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए आई और बोली, आखिर घर में हो क्या रहा है? आप लोगों की चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही है। इतना कहते हुए उसने राधा जी की ओर अपनी जेठानी के पैर छुए। राधा जी ने छोटे से पोते को गोद में लेते हुए कहा, बहू, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम ही समझाओ मुकेश को, कोई अपने बड़े भाई से ऐसे बात करता है? उस वक्त तो मुकेश शांत हो गया और पत्नी बच्चे को लेकर अपने कमरे में चला गया। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। आरती बोली, ये तो गलत बात है मम्मी जी, बड़े तो हमेशा ये सिखाते हैं कि अन्याय करना गलत है, तो अन्याय सहना भी गलत है। जब आपके साथ ये सब हो रहा था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? जिस तरह से हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। और आप किसी पर बोझ नहीं है कि आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे। भले ही आप नौकरी नहीं करती हैं, परंतु आज भी आप अपने बेटों से
कम आमदनी नहीं पाती हैं। ये बात जेठ जी और भाभी को समझ नहीं होगी। उस दिन तो सब चुपचाप खाना खाकर सो गए। अगले दिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत राधा जी से मिलने आई। पहली बार ऐसा हुआ था राधा जी की कोई सहेली चौखट के अंदर आई हो। वृद्ध महिला ने मुकेश से कहा, बेटा, अगर तुम्हारे घर के कोने में जगह खाली हो तो अपनी माँ को ले जाओ। बेचारी यहाँ बहुत दुख सहती है। तुम्हारे पिता के राज में कितना सुख भोगा, आज बेटों के राज में कैसे कैसे काम करती है। राधा जी की डरी हुई आंखें सुनैना की तरफ देख रही थी। तभी आरती बोली, चाची जी, हमारी मम्मी जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे पापा जी नहीं है तो क्या हुआ, हमारी मम्मी जी किसी पर बोझ नहीं है। फिर आरती ने उस वृद्ध महिला को चाय पानी पिलाकर विदा किया। उनके जाने के बाद आरती बड़े आराम से सुनैना से बोली, भाभी, मैं आपसे छोटी हूँ, पर मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मम्मी जी के साथ गलत व्यवहार हो। रंजन मुकेश से बोला, मुकेश, अपनी पत्नी को समझाओ, सब देख रहे हैं, ये हमारी माँ का मामला है, हम सुलझा लेंगे। आरती को बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुकेश बोला, भैया, आप भूल रहे हैं, मारने वाले से ज्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है, और ये हमारी माँ होने के साथ साथ आरती की सास भी है। सुनैना बोली, बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है। तुम दोनों पति पत्नी आराम से मुंबई में रहते हो, घर की परेशानी तो हमें देखनी पड़ती है। सिर्फ किराया लेने से क्या होता है, घर का मेंटेनेंस भी तो हमें ही देखना पड़ता है, और पेंशन घर आकर नहीं मिल जाता, उसके लिए धूप में पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़ता है। आरती बोली, अच्छा, तो आपको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा खर्चा और परेशानी हो जाती है। सभी किराएदार ऊपर से दोनों लोगों की बातें सुन रहे थे। सुनैना सबको देखी, फिर बोली, और नहीं तो क्या। आरती हाथ जोड़कर सभी किराएदारों से बोली, मैं आप सभी से विनती करती हूँ, अगले महीने से किराया मम्मी जी के अकाउंट में आप लोग डालिएगा, और मम्मी जी का पेंशन भी अब उनके अकाउंट में आएगा। और भाभी, आप भी इस घर का किराया अब मम्मी जी को देंगी। और मम्मी जी, अब आपको तय करना है कि आप इस घर की मालकिन बनकर यहाँ रहेंगी या हमारे साथ चलेंगी। राधा जी इधर उधर देखने लगी तो आरती उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। उम्र चाहे जो भी हो, अपना अधिकार जब तक खुद नहीं लेंगे कोई आगे बढ़कर देने नहीं आएगा। आज तक आप सम्मान से जीती आई, क्या आखिरी वक्त में नजरें झुकाकर जाना चाहती हैं? फैसला आपका। सुनैना राधा जी का कसकर हाथ पकड़कर बोली, हाँ मम्मी जी, बोलिए ना, बोलती क्यों नहीं है। राधा जी ने अपना हाथ एक झटके में सुनैना से छुड़ाया और एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, बड़ी बहू, जो भी अधिकार मैंने तुम्हें दिए थे अब मैं तुमसे वापस ले रही हूँ। ये घर, पेंशन के पैसे और किराए के पैसे सब मेरे पति की कमाई की हुई है, जिस पर बस मेरा अधिकार है। रंजन आगे बढ़ते बोला, माँ, ये क्या कह रही हैं? इतने सालों तक जो हमने आपकी सेवा की उसका ये सिला दिया। राधा जी ने दूसरा थप्पड़ बेटे को लगाया और बोली, जब तुम ही नालायक निकले तो तुम्हारी पत्नी से क्या उम्मीद कर सकती हूँ। सही कहा छोटी बहू ने, उम्र चाहे जो भी हो, माँ किसी पर बोझ नहीं होती, और वक्त आने पर वो अपना अधिकार खुद लेना जानती है। उस दिन बहुत हंगामा हुआ। आखिरकार राधा जी ने निर्णय लिया कि वो छोटे बेटे बहू के साथ मुंबई चली जाएंगी। उन्होंने सभी किराएदार को अपना अकाउंट नंबर दिया और बेटे बहू से कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है और किराया भी नहीं देना है तो इस घर का मेंटेनेंस तुम्हें करना होगा, आगे कोई झमेला ना हो। इसलिए राधा जी ने एक कंप्लेन पुलिस स्टेशन में भी लिखवा दी। 2 दिन बाद मुकेश अपनी माँ को लेकर मुंबई चला गया। इधर सुनैना, जो आज तक ऐसो आराम से रह रही थी, अब उसे हिसाब से घर चलाना पड़ता था। जब पति से शिकायत करती तो रंजन कहता, सब तुम्हारी गलती है, रोज लक्ष्मी जी की पूजा करती हो, पर सास जो लक्ष्मी समान थी उसे तुमने सम्मान नहीं दिया। अब मेरी औकात नहीं कि मैं काम वाली रखूं, अब सारा घर का काम तुम करोगी। उस रोज सुनैना को एहसास हुआ कि उसने क्या किया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।